इसके बाद मैं अपनी बात को तुल ना देते हुए एक दूसरे मुकर्रिर को दावत देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद हज़रत मौलाना नाज़िर साहब हैं, वो आए और तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वबिही नस्तईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, हमारे अज़ीज़ तलबा और साथियों, आज जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम जानते हैं, इससे हम बखूबी वाकिफ़ भी हैं और इस हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने आ भी चुकी है। तो इस दिन को हम किस नज़रिए से देखते हैं और इस दिन को हम क्यों इस जश्न के तौर पर मनाते हैं, ये सारी बातें अगर हम देखें तफसील से, तो ये फिर हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा और उसकी सारी चीज़ें तफसीलात हैं, हमें वो देखने पड़ेंगे। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई। मौलाना ने बहुत ही उम्दा अंदाज़ में आपके सामने बात पेश की। दस्तूर के हवाले से मौलाना ने शुरू में एक बात की बहुत ही अहम, कि हमें अपनी डिक्शनरी से हार हटा देना चाहिए। बिल्कुल हमें हार हटा देना चाहिए, इस बात को हम सबों को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। पहली सीढ़ी कामयाबी की नाकामी है, तो हार हमें हटा देना चाहिए। लेकिन एक काम उससे पहले कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कि आप क्यों हारे। अभी अपने हार की वजह को नोट करके उसको हज़फ कर दीजिए, जब भी इसके बाद आपकी दोस्ती सीढ़ी हो जाएगी। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है। मौलाना ने दस्तूर के हवाले से बात की और उसमें कितने मेंबरान थे, इस हवाले से भी बात की। तो मैं इसमें एक चीज़ और इजाफ़ा करके आगे बात करूँगा कि हम जो दस्तूर को पढ़ते हैं अभी, और जो अभी हमारी लड़ाई है, बुनियादी तौर से वो दस्तूर की लड़ाई है। दस्तूर को हमें सामने रख कर, उन कानून को सामने रख कर के हमें लड़ाई लड़नी है। तो हमने जिस तरीके से ये पढ़ा है, इक्वलिटी जो इसका फंडामेंटल राइट्स में से है, उसमें ये बात हमारे सामने आई है कि हमें सबको एक निगाह से देखनी चाहिए। अब अगर हम अपनी तकरीरों में इस बात को प्रमोट करने की कोशिश करें कि उसमें कितने मुस्लिम थे, सिर्फ मुसलमान और हिंदुओं को डिवीज़न करेंगे, तो फिर यहीं से डिवीज़न शुरू हो जाता है। हम वहाँ पर मुसलमानों को बोलेंगे, एक सिख है वो अपने सिखों के नाम लेंगे, दलित अपने दलितों के नाम लेंगे, हिंदू बोलेंगे तो हम भी तो मेजॉरिटी ही में थे वहाँ पर, फिर हम भी अक़लियत में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम इन चीज़ों को भी सामने रख करके सोचें कि हम वहाँ पर एक हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को पेश करने जा रहे थे, तो हम लोग सब वहाँ पर एक थे, अलग अलग सोच थी। अब इस दस्तूर को तैयार करने के लिए हमारे पास जो बुनियादी चीज़ें थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम बोलते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? ऐसा नहीं कि उन्होंने अकेले मेहनत करके सारा काम किया था, उसमें अलग अलग काम, जिस तरीके से हमने मौलाना से सुना एक बात कि उसमें 22 पार्ट्स थे उसमें। तो उन्होंने उस वक्त के हवाले से बात की कि जब हमारा दस्तूर बना था तो उसमें 22 हिस्से थे, उसमें आर्टिकल जो थे 395 थे, और उसमें जो शेड्यूल्स थे सिर्फ 5 या 8 शेड्यूल्स थे, ऐसे कुछ। लेकिन अब उसमें तरमीम होने के बाद कुछ इजाफा हो गया है, अब उसमें 25 हिस्से हैं और उसमें जो कुल आर्टिकल्स हैं वो 448 हैं, और उसमें शेड्यूल 12 हैं, और ज़मीन में जो आखिर में इजाफा किए गए हैं वो 5 हैं। ये अभी प्रेजेंट का शेड्यूल हमारे पास है। तो दस्तूर के हवाले से हम ये बात कर रहे थे कि दस्तूर को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन था, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने ये काम नहीं किया था, बल्कि एक पूरी टीम बनाई गई थी। अब इतना बड़ा दस्तूर था तो उसके हर हिस्से को अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप हिंदुस्तान का झंडा बनेगा तो किस रंग का बनेगा, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके चीज़ें सामने पेश कीजिए। किसी को लॉ, जो एक्सपर्ट ऑफ लॉ थे, उसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप इसके हवाले से बात कीजिए। सिटीजन्स के हवाले से एक पूरा पार्ट हिस्सा वहाँ पर दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पर रिसर्च कीजिए और अपनी तहकीक पेश कीजिए। और सब लोगों ने अपनी अपनी तहकीकें फिर पेश की
उस कमेटी के सामने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा जो काम किया उसमें यही किया कि उन सब चीज़ों को उन्होंने री-स्टडी किया, दोबारा उस पर तहकीक की, और उससे बड़ा काम उनके सामने रखा गया था कि दस्तूर को जब पार्लियामेंट के सामने पेश करना है तो वहाँ पर एक एक दफ़ात पर बहस करनी है। अब आप पेश करेंगे तो सामने वाला सवाल करेगा कि भाई इस दफ़ात का क्या मकसद है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी आएंगे। तो उनका काम खास तौर से ये था, सबसे बड़ा किरदार, कि हर पॉइंट्स को वहाँ क्लियर करना है। कोई भी अगर सवाल आ रहा है तो सवाल का जवाब देना है, हर एक को सेटिस्फाइड करना है। उन सेटिस्फाइड करने के बाद फिर जाकर के वो एक लॉ बनता था, उसे आर्टिकल की हैसियत से वहाँ जगह दी जाती थी। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनना पार्लियामेंट के सामने, ये बड़ी मेहनत इसके पीछे होनी चाहिए थी। इसलिए हम इसे बाबा साहब को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत की। देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 बातें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बुनियादी तौर से रख करके बात मुकम्मल करूँगा। यहाँ पर एक बात यह है कि हम इन चीज़ों को, जो बुनियादी मकासद थे, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे, उनको सामने रख करके प्रेजेंट सिचुएशंस को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें हमारे सामने हैं या इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही है। तो उन चीज़ों में जो दस्तूर के मकासद से सबसे पहली चीज़ क्या थी, डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, जमहूरी मुल्क होगा, अवामी जमहूरियत होगी। इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में एक रेगुलर वोटिंग सिस्टम होगा, यानी हर 5 साल में एक वोटिंग सिस्टम, उसको रेगुलेट कर जाएगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आज इस सिस्टम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दस्तूर के मकासद में से बुनियादी मकसद रेगुलर सिस्टम ऑफ दी वोटिंग था। अब ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। अब ये आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ रही है हुकूमत। अब अगर ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो हमारी जमहूरियत की जो बुनियाद है, जो रूह है, जो जड़ है, वही ख़त्म हो जाएगी। जब रेगुलर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर वोटिंग नहीं होगी, जब वोटिंग नहीं होगी तो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये हमारे बुनियादी मकासद के ख़िलाफ़ जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके बुनियादी मकासद में था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को डिसेंट्रलाइज करना। यानी कि एक तो ये है कि पावर को किसी एक आदमी के हाथ में आप दे दीजिए, सारे इख्तियारात किसी एक के बंदे के हाथ में दे दीजिए। भाई आप मुख्तार कुल हैं, जो चाहें करें, ज़िंदा रखना चाहें ज़िंदा रखें, मारना चाहें मार दें। लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो दस्तूर बनाया तो उसमें एक ख़ास बात यह रखी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, पावर को हम तकसीम कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर विफाकी हुकूमत का निज़ाम आया। विफाकी हुकूमत का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 लेवल की हुकूमत बनेगी, एक तो मरकज़ी हुकूमत बनेगी और एक स्टेट वाइज में हुकूमत बनेगी। और दोनों के इख्तियारात बांट दिए गए कि आपके कुछ इख्तियारात हैं जहाँ पर आपको हक़ है कि उस इख्तियार में रखकर कानून साजी करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया कि आपके कुछ इख्तियारात हैं वहाँ पर रख करके आप कानून साजी करें। इस तरीके से फिर आपका जो दिही इलाके की हुकूमत है, जो बल्दियाती निज़ाम है, इसको फिर अलग से एक नया निज़ाम दिया गया। तो इस तरीके से वफाकी हुकूमत का मतलब ये था कि पावरों को तकसीम करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना। लेकिन आज हुकूमत क्या चाहती है कि इन सारे इख्तियारात को अपने हाथ में कर ले, अपने कब्ज़े में कर ले। अब देखिए, रिसेंटली एक नया जो कानून बना, पहले क्या था कि हमारे पास जो डिफेंस पावर थी, दिफाई, चाहे वो फोर्स हमारे आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, 3 तरह के फोर्सेस हमारे पास थे। इन फोर्सेस को फिर एक साथ जोड़ने के लिए कमांडर इन चीफ बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इख्तियारात ये आमिला के इख्तियारात से अलग थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये हेड होते हैं, सदर होते हैं पार्लियामेंट के, जो मुकन्निना है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये आमिला के सदर होते हैं। तो उनके इख्तियारात अलग होते हैं, इनके इख्तियारात अलग होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या गया, एक ऐसा निज़ाम लाया गया जहाँ पर इन सब के जो हेड ऑफ कमांडर ऑफ चीफ हैं, प्रेसिडेंट से हटा करके एक नए बंदे को वहाँ पर मुंतखब किया गया, उसको ओहदा दिया गया। अब उस ओहदे को फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने कब्जे में कर लिया, उसको अपने अंडर में कर लिया। तो ये जो पावर की तकसीम थी कि प्रेसिडेंट के पास में एक पावर था, उस पावर को प्रेसिडेंट से लेकर के प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में कर लिया। तो यहाँ पर पॉलिटिकली भी उनके पास पावर आ गया, और डिफेंस जो पावर है, किसी भी मुल्क की जो असल क़ुव्वत होती है वो डिफेंस होती है, वो ताकत भी वो अपने हाथ में कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर है उसको बुनियादी जो दस्तूर का एक निज़ाम है, उस निज़ाम को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ मास मीडिया है। फ्रीडम ऑफ मास मीडिया मतलब मीडिया वालों को आज़ादी है कि वो अपनी बात पेश करें, उन्हें आज़ादी है कि अपने तरीके से चीज़ों को सामने लेकर के आएँ। आज आप देखें कि हुकूमत की जो इरादे हैं, जो उनके मकासद हैं, वो मुकम्मल तौर से उस पर नहीं कर पा रहे हैं।
उनके पास तो पावर है, डिफेंस पावर पूरा है। वो चाहते तो मुकम्मल तौर से इस निज़ाम को ख़त्म कर देते, एहतजाजात को ख़त्म कर देते। तो दो तरीके से हमारे पास प्रोटेक्शन मौजूद है अभी। एक तो ये है कि हमारी फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जो फंडामेंटल राइट्स में से फ्रीडम है। आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, जहाँ पर ये हक है कि हर हिंदुस्तान का शहरी बगैर किसी हथियार के लिए हुए कहीं भी जमा होकर के हुकूमत के ख़िलाफ़, वो उन चीज़ों के ख़िलाफ़ जहाँ इस्तेसाल हो रहा है, एहतजाज करने का उन्हें हक हासिल है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे पास मास मीडिया है उसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये कैमरे नहीं लगे हुए होते हर जगह और इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं होती, सोशल मीडिया सामने नहीं आता, तो आज शायद जो रंग हम देख रहे हैं हिंदुस्तान का, वो रंग हम देख नहीं पाते। तो मास मीडिया की आज़ादी एक बहुत बड़ी आज़ादी है। इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जाए, इसके सामने बहुत हद तक जो है बैरिकेड्स लगा दिए जाएँ, कुछ बाउंड्रीज़ लगा दिए जाएँ, ताकि वो हमारे अंदर में रह कर के बात करें, फ्री होकर के बात ना कर पाएँ। तो ये भी हमारे बुनियादी मकासद हैं दस्तूर के, जिसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये, इसी तरीके से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी हिसाब से तरक्की करना, तो बुनियादी मकासद है दस्तूर का। अब देखिए इस एजेंडे से हुकूमत बिल्कुल ही दूर भाग रही है। आज दिल्ली या जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी इस एजेंडे पर बात नहीं कर रहे हैं कि हम इसको डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। माशी हिसाब से हिंदुस्तान पीछे से पीछे चला जाता है। तो इन चीज़ों को हम सामने रख करके बात कर सकते हैं कि जो दस्तूर के मकासद थे, दस्तूर ने हमें दिए थे इस हिंदुस्तान को बाकी रखने के लिए, क्या उन मकासद के साथ हम आगे बढ़ पा रहे हैं या उन मकासद को ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। तो मैं इतनी ही बात पर अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। बात तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सामने और भी हमारे उलमा हैं, हमारे असातिज़ा हैं। मैं अपनी बात को यहीं मुकम्मल करके आपसे सिर्फ़ एक गुजारिश करूँगा कि अभी इस मौके से हमें जो लड़ाई लड़नी है वो दस्तूरी और कानूनी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि दस्तूरी तौर से हमें मालूम हो कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें क्या क्या हुकूक लिए जाने चाहिए। क्योंकि अब किसी के पास भी माइक पहुँच जाता है मीडिया वालों का, अब हम बोल नहीं पाते हैं कि क्या जवाब दें। तो हमें हर एक को इस हिसाब से तैयार रहने की ज़रूरत है कि हम कभी भी किसी के सामने जब आएँ या कभी भी हम मैदान में कूदें तो हम दलील के तौर पर बात कर पाएँ और अपने हक़ को ले सकें। ये मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।